दुनियावी तालीम को सेकुलर परसुएट समझ लिया गया है कि जो दुनियावी तालीम है वो उसका एक अपना ही इम्कानात की दुनिया है और वो ख़ुद हमने हासिल करनी है। क्या उसका जो ईमानी या ईमान से मुतल्लिक इल्म है उससे हम आज की दुनियावी तालीम को कैसे मुंसलिक रख सकते हैं हमेशा? ऐसे मेरा ख़्याल है कि हमारा ज़वाल तब से शुरू हुआ कि जब हमने ना दीन और दुनिया को अलग करना शुरू कर दिया। असल में वो तालीम को कोई दुनियावी या दीनी नहीं होती। तालीम हासिल करने वाला बंदा है जो दीनी या दुनियावी होता है। अगर एक दीनी माइंडसेट का इंसान, दीनी मिजाज का इंसान, वो अगर किसी माइक्रो लैब में काम कर रहा है तो वो असल में वो दीनी तालीम है, क्योंकि उसमें उसके बाद उसने उससे वेलफेयर का काम करना है। अगर कोई दुनियावी मिजाज का बंदा, अगर आप उसको मदरसे में देखें, कोई फ़िक़्ह पढ़ते देखें और उसका मिजाज दुनियावी है तो ख़बरदार हो जाएं कि ऐसा ना हो कि वो फितना फसाद और तफरके की कोई ज़हर आलूद वेपन लेकर बाहर से बरामद हो जाए। तो असल में बात यह है कि दीन और दुनिया आप की रूह का नाम है। अब ये जो बात मैंने की है इसकी एक सनद पहले सुन लें, क्योंकि कोई बात बग़ैर कुरान और हदीस की सनद की नहीं होनी चाहिए। फ़ुक़रा की बातों की ब्यूटी ये होती है, हमने देखा कि उनकी हर बात की सनद जो है किसी हदीस से या किसी कुरानी आयत से सनद मुयस्सर आ जाती है। सनद इसकी ये है, हदीस पाक में फरमाया गया है कि मोमिन का कारोबार करना भी इबादत है, उसका बीवी बच्चे पालना भी इबादत है, उसका जो है बच्चों के लिए रिस्क कमाना भी इबादत है। तो ये बंदा मोमिन होना चाहिए। फिर उसके बाद वो जो भी काम करेगा ना इबादत है। तो इससे बढ़कर अमल साले क्या होगा? तो असल में बात ये कि अगर बंदा अंदर से मोमिन नहीं है तो बाहर अगर वो मस्जिदें बना रहा है तो वो भी कहीं कोई तफरकेबाजी वाला शोब आना शुरू कर दे बेचारा बेखबरी में। तो ये चीज़ों का बड़ा असल में ध्यान से चलना चाहिए कि एक मोमिन जो है उसको अपनी कॉन्टेम्परेरी तालीम जो है उसके साथ वेल वर्स्ड होना चाहिए, और जिसकी सनद तालीम ये है कि फरमाया गया है कि अपने घोड़े तैयार रखो। अब घोड़े जो भी उस वक्त का अवेलेबल वेपन है, तो वो जो घोड़े तैयार करना जो है वो एक दुनियावी शोबा है ना। घोड़ों को लेना, उनकी तरबियत करना, और जैसे आज के दौर में हम कहें तोप लेना, मिज़ाइल लेना, ये सब चीज़ें। तो ये कॉन्टेम्परेरी जो नॉलेज है वो तो एक दीनी बंदे पर फ़र्ज़ है। हमारे साथ बदकिस्मती ये होती है कि हम अपने बच्चों को शुरू से आइसोलेट कर देते हैं कि भाई ये बच्चा वो है जिसने ना दीनी तालीम हासिल करनी है, और ये वो बच्चा वो है जिसने दुनियावी तालीम हासिल। अब वो बड़े होकर भी बेचारे आपस में लड़ते रहेंगे। दुनियावी तालीम वाले डीसी बन जाएंगे, वो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे, और बेचारा वो जो मदरसों में डाला हुआ उनको आप मदरसों में धक्के खाते रहेंगे, उनकी तनख्वाह भी आप सही नहीं देते। तो ये उनकी तनख्वाह बेचारों की इतनी कम होती है कि उसके साथ रूह जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है, जो कि दुनियावी निज़ाम ऐसा है। तो ये बात है कि बाइफरकेट आप क्यों करते हैं? आपको दुनिया के कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो आपने बनाई है उसमें आप क्यों नहीं इस्लामियात के जब आपने बनाते ठोक बजाकर, और सबसे बेहतरीन बनाए डिपार्टमेंट कह रही कि जिसने ना स्पेशलाइजेशन करनी है ना, एमए इस्लामियात करने के बाद आप सुपर स्पेशलाइजेशन करनी, वो फ़िक़्ह में आ जाए, फिर तो बात हुई ना, क्योंकि उसको सारा कॉन्टेम्परेरी उसको नॉलेज मौजूद होगा उसके पास। तो ये तो बात हुई। अब इसमें आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये एक असल में बात है तरजीहात की। आप देखें आज से 100-150 साल पहले लाहौर में जितने मिशनरी स्कूल कॉलेजेस थे, कभी आपने देखा होगा, बल्कि आप लोग खुद भी उनमें से
गिले होंगे, कैथेड्रल है, वो आपका डॉन बॉस्को है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज भी ले लें, ये सारे के सारे बेसिकली जब उन्होंने बनाए तो जो मेन हॉल है, जो सेंट्रल बिल्डिंग है, उनका प्रेयर हॉल था। बिल्कुल सही। और जो दुनियावी सो कॉल्ड दुनियावी तालीमी क्लासें उन्होंने साइड पे रखी। आज आप ने मुल्क भी आज़ाद करवा लिया है, सो टू स्पीक, सुनकर खुशी हुई। अच्छा, और आप जब मिलियन एंड बिलियन लगाकर जब यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, और आपसे पूछा जाए जी मस्जिद कहाँ बनाई है, कहेंगे वो पार्किंग लॉट है ना, वो जहाँ पे बैठे हुए हैं पीएन बैठे हुए हैं ना, वहाँ साइकिलें रखी हुई, वहाँ हमने 4 शेड डाले हैं, वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ लें। तो इससे आपकी प्रायोरिटी का पता चल जाता है। बेसिकली कॉलेज में मस्जिद नहीं होनी चाहिए, मस्जिद में कॉलेज होना चाहिए ना। आप स्कूल में छोटी सी मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद बनाएं और उसमें स्कूल बनाएं, फिर ये दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा जी। फिर लोग ऐसे वो बेचारे परेशान नहीं हुआ करेंगे। अब मसला ये है कि जिसके पास कॉन्टेम्प्रेरी नॉलेज होता है उसके बाद दीन के बेसिक्स का नहीं पता होता, और जो दीनियात और फ़िक़्ह की तालीम लेकर आ रहा है उस बेचारे के पास कॉन्टेम्प्रेरी नॉलेज नहीं होता। तो इस तरह ये फिर बाइफर्केशन चलती रहती। तो बाइफर्केशन नहीं होनी चाहिए। सही समझाऊँ तो आप फरमा रहे हैं कि जो मुखातिब है वो इंसान है अल्लाह की तरफ से, अगर सब्जेक्ट जो उस पर मेहनत की जाए, उसके दीन को और उसके रुख को सीधा कर दिया जाए, तो फिर इल्म या हो या तालीम हो, ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद तरतीब पा जाएगा, या उस तरजीह के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। बंदे को फोकस करें, बंदे का रुख दीन की तरफ करें, वो फिर जो भी काम करेगा ना दीनदारी होगा। सर एक छोटी सी पहले अगला सवाल पूछने से पहले मैं अपनी एक परसेप्शन बता दूं, वो ये कि जहाँ जिन इस्लामिक ममालिक में इकॉनमी बहुत बेहतर है, चाहे वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हों या टर्की हो, वहाँ पे लोग अपनी आइडेंटिटी को डाउट नहीं करते। वो ये कहते हैं कि सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं और हमें अपनी आइडेंटिटी का कोई क्राइसिस नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, वहाँ ये देखा गया है कि चूँकि हमारे इकनॉमिक सर्कमस्टांसिस भी मुश्किल हैं, गुजर बसर भी थोड़ा मुश्किल से होता है, तो अक्सर औकात हम लोग अपने बारे में ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि कहीं मजहबी रियासत अगर सेकुलर होती और मज़हब में अगर मज़हब से हम डिटैच हो जाते तो शायद हमारा मुल्क जो है वो बहुत तरक्की कर पाता। जबकि बहुत सारे ऐसे तरक्की याफ्ता मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इकनॉमिक मसले को अपने इस्लामिक आइडेंटिटी के साथ कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं? इस पे आप क्या कहते हैं? ये असल में ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बड़ा ही असल में थॉट प्रोवोकिंग है। इस पर आपको ना ज़रा सोचना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है अब बाकी इस्लामी ममालिक से बहुत डिफरेंट है। कि बाकी इस्लामी ममालिक जो थे उसमें उनके तशख़्ख़ुस जो था बतौर रियासत या बतौर कबीला पहले से मौजूद था। तुर्किश लोग पहले से मौजूद थे, सदियों से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब बिलाद अरब में लोग मौजूद थे, उन्होंने कर लिया। आप इसी तरह कोई भी दुनिया का देखें तो उनको इस तरह कि वहाँ पे जो कौमें हैं बेसिकली वो उनके लिए बाइंडिंग फोर्स जो है ना वो असल मज़हब नहीं है, दीन नहीं है। उनके लिए बाइंडिंग फोर्स रीजन है, सॉरी नेशन है, रेस है, लैंग्वेज है, और कोई माशी उनका मफाद है। जबकि यहाँ पर हमारा जो है ना, यहाँ पे हम असल में बहुत सी छोटी छोटी सी कौमें इकट्ठी हुई हैं। आप देखें 50 किलोमीटर आप दाएं से बाएं चले जाएं तो ज़ुबान का लहजा बदल जाता है। 4 घंटे का सफ़र आप दाएं तरफ कर लें तो आपको कल्चरली चेंज बढ़ेगा। अटक के पार जाएंगे तो एक टोटल डिफरेंट ऐसा लगेगा जैसे आप एक और कंट्री में आ गए। उधर से आप सिंध, दरिया सिंध की तरफ चलना शुरू हो जाएं
तो वहाँ भी ऐसा लगे जैसे हम एक बिल्कुल एक डिफरेंट सकाफ़त, कल्चर, उनके खाने पीने की भी रवायात, बड़ा फ़र्क है। शादी ब्याह की गायकी तक जो है ना, पहनावों से लेकर, ज़बान से लेकर, हम तो असल में इकट्ठे ही कलमे के नाम पर हुए हैं। और हमें जो एक कॉन्फ्लिक्ट पड़ता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट पड़ता है कि हमने अपने एथनिक तशख़्ख़ुस को कुर्बान करके कलमे के नाम पर कहीं गलती तो नहीं कर ली जी। क्योंकि हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा जो हम ख्वाब देकर आए थे कि हमें एक सोशो इकनॉमिक जस्टिस मिलेगा, एक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो वो जब नज़र नहीं आती तो हम कहते हैं कि जो हमने माइग्रेशन की है, हम कोई लखनऊ में बैठा हुआ था, कोई दक्कन में बैठा हुआ था सेंचुरी से, वो सब कुछ लपेटी करके जब हम यहाँ पर आए कि नहीं जी, हमने पुरानी आइडेंटिटी को डिस्कनेक्ट कर देना और एक नई आइडेंटिटी के साथ हम एक नेशन बिल्डिंग में आ रहे हैं। तो क्राइसिस ये है, यानी कि हमें बेसिक असल में कोर इशू का फ़र्क है। वो असल में उनका मसला नहीं है दीनी, उनके मुल्क के साथ दीन का जो टांका है वो लूज़ हो या टाइट हो, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि दे विल कंटिन्यू टू लिव एज तुर्क, दे विल कंटिन्यू टू लिव एज मलाई पीपल। लेकिन यहाँ इशू ये है कि यहाँ यानी कि हम इस वक्त एक क्रॉस रोड के ऊपर हैं कि अगर हम कलमे की आइडेंटिटी छोड़ते हैं तो ये सफ़र माकूस की तरफ जाना पड़ेगा। फिर ये सारा सफ़र रायगाह हो जाएगा 3 नस्लों का। 75 ईयर हो गए ना, इसमें 3 नस्लें आ जाती हैं जी। तो ये असल में इशू ये है। अब इस वक्त वापस मुड़ने का टाइम नहीं है। इस वक्त ये है कि जहाँ भी जैसी भी गलती हुई उसको मेंड करें और चलते जाएं, और उसमें जो है ना वो ठहरना नहीं, क्योंकि इस वजह से कि हमने ये दावा किया था कि हम दुनिया को एक मॉडल स्टेट बन के दिखाएंगे कि दुनिया ने कलमे के बग़ैर, दीन के बग़ैर सोशो इकनॉमिक जस्टिस वाली स्टेट तो बनाकर देख ली। लेकिन हम उनको ये बताएंगे कि इसके बाद भी एक चीज़ की ज़रूरत है जिसका नाम रूहानी दुनिया है, कि इसके बाद भी एक चीज़ की ज़रूरत है कि आपने सफाई कर ली, खुशहाली कर ली। अब हम आपको बताते हैं तारत क्या होती है, अब हम आपको बताते हैं लुत्फ़ क्या होता है। आपने जिस्मानी अवारिज़ ख़त्म कर लिए, अब हम आपको बताते हैं कि रूहानी बीमारी कैसे ख़त्म होती है। हम तो इस काम के लिए आए थे, और बदकिस्मती से हम अभी उनके साथ फ़िज़िकल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अभी हम उनके साथ कंपैटिबल नहीं हो सके। यानी कि हमने तो डेमोक्रेसी को करेक्ट करना था ना, कि डेमोक्रेसी जो सिर्फ मिकदार का नाम है, हमने उसमें मयार डालकर उनको बताना था। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर ही नहीं आ सके। मेरा मतलब ये है कि पहले हम उनके साथ एक जो फिज़िकल जो प्लेटफॉर्म है उसके साथ एतवार हो जाएं, फिर अपना स्पिरिचुअल लेगेसी उनको दिखाएं कि देखें आपके पास ये है जो हमारे पास भी है, लेकिन ये चीज़ एक ऐसी जो आपके पास नहीं है। तब तो मज़ा आया ना। अब अगर हम जो है अगर बाहर जाते भी हैं कि यहाँ पे आप इंसानी हकूक़ को वायलेट कर रहे हैं, तो वो हम किस मुँह से जाएं? वो कहेंगे पहले आप अपने मुल्क के हालात तो ठीक कर लो। कहते रहे हम आपको खुशहाली का सबक देने के लिए आए हैं। वो कहेंगे नौकरियाँ लेने के लिए तो आप हमारे पास आ रहे हैं जी, आपके पास कहाँ से आ गया? मतलब अब हम बात ये है कि हमें डबल काम करना है। ठीक कि हमारे पास हम उनको ये बताएं कि आपने आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी और आपकी सियासत और कल्चर ने जो आपको कंफर्ट दिया है, इसमें जो चीज़ लैकिंग है ना, वो हम आपको बताते हैं। तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है और सफ़र माकूस पर नहीं रवाना होना।